बेटा आज हम जो है टेस्ट पेपर सीरीज 4 का जो है साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे जो आपका हो चुका है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द पावर टू डू वर्क इज कॉल्ड, यानी वो पावर जिसके जरिए हम काम करते हैं वो क्या कहलाती है? फोर्स। फोर्स तो नहीं कहलाती, ताकत को कहते हैं फोर्स। एनर्जी किसे कहते हैं? यानी वो पावर या जिसके जरिए हम काम करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का बी इज द करेक्ट आंसर, एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द थ्री मेजर फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर। तीन मेजर फॉसिल फ्यूल की फॉर्म क्या है? कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा हम सब जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो फॉसिल्स के जरिए हासिल होते हैं। और फॉसिल्स किसे कहते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल जो बरीड हो गए मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, उसको हम कहते हैं फॉसिल। और उनसे मिलने वाले फ्यूल्स क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल। तो कोल, ऑयल, नेचुरल गैस ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। 2 का ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन है आपका, पोर्टेबल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। यानी पोर्टेबल वाटर कहते हैं पीने लायक पानी। अब हम जानते हैं कि 97.5% वाटर क्या है? सॉल्टी है। यानी वो वाटर कैसा है? सॉल्टी है, उसको हम नहीं पी सकते। तो बचा कितना? 2.5%। तो 2.5% जो है क्या है? फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो आंसर करेक्ट क्या होगा? 2.5%। तो दिस मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 2.5%। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ दीज इज नॉन डिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल उसको कहते हैं बेटा जो जमीन के नीचे नहीं गलते, नहीं खराब होते। तो इसमें वेजिटेबल पील्स ये भी गल जाती हैं, ड्राई लीव्स भी गल जाती हैं, एनिमल वेस्ट भी गल जाते हैं। इसके अलावा पॉलीथीन क्या है बेटा? पॉलीथीन को आप कितने साल बाद निकालें वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। तो नॉन डिग्रेडेबल में करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा? पॉलीथीन, मींस डी ऑप्शन। 4 का क्या आएगा? ऑप्शन डी। 4 का डी ऑप्शन आएगा, पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, विच इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? देखो कोल, ऑयल, नेचुरल गैस ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। लेकिन हीलियम गैस क्या है बेटा? हीलियम गैस, हीलियम एक गैस है जो क्या है? फॉसिल फ्यूल नहीं है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, हीलियम गैस। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है? विच आर इज नॉट अ मस्कुलर फोर्स। इसमें से मस्कुलर फोर्स कौन सी नहीं है? पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ, पुलिंग अ ट्रॉली, पुलिंग अ सूटकेस और पिंडिंग। सूटकेस को जो है पुल करना या फिर ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींचना। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। करेक्ट ऑप्शन 6 का क्या आएगा? ए। ओके, 6 का करेक्ट ऑप्शन ए आएगा, पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ। पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, ये मस्कुलर फोर्स नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में अ नट क्रैकर इज अ व्हील बैरो, अ बोतल ओपनर इज एन एग्जांपल ऑफ। ये हम सब जानते हैं कि बेटा कौन सी टाइप ऑफ लीवर है? ये सेकंड टाइप ऑफ लीवर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 7 का ऑप्शन क्या होगा? बी। ओके, सेकंड टाइप ऑफ लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में बेटा आपसे क्या पूछा गया है? पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम। पैराफिन वैक्स आपको किससे मिलता है? ऑयल, आयरन, पेट्रोलियम, केरोसिन। तो करेक्ट ऑप्शन इज पेट्रोलियम, क्योंकि पैराफिन वैक्स जो है वो एक तरह से पेट्रोलियम से हमें मिलता है। ठीक है, 8 का आंसर क्या आएगा? सी, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है? तो देखिए स्लेट है, पहला स्लेट है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, क्वार्ट्जाइट है। तो कौन सा नहीं है इसमें मेटामॉर्फिक रॉक? ग्रेनाइट नहीं है। करेक्ट 9th का ऑप्शन क्या होगा? बी, ग्रेनाइट। नेक्स्ट, विच आर इज नॉट अ, क्वेश्चन नंबर 10, विच आर इज नॉट अ मेटेलिक मिनरल। इसमें से मेटेलिक मिनरल कौन सा नहीं? गोल्ड, आयरन, कॉपर ये तीनों मेटेलिक मिनरल हैं, लेकिन इसमें से पेट्रोलियम क्या है? वो मेटेलिक मिनरल नहीं है, वो क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। 10 का क्या आएगा आंसर? डी। 10 का डी आंसर आएगा आपका, पेट्रोलियम।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है बेटा विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किससे हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता या कार्बोहाइड्रेट की सोर्स नहीं है। व्हीट है, राइस है, एप्पल है, कॉर्न है। तो हम सब जानते हैं बेटा कि व्हीट, राइस, कॉर्न क्या है, ये सब सीरियल्स हैं, अनाज हैं, तो इनसे कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। तो एप्पल क्या है, ये सेब जो है एक फ्रूट है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। करेक्ट ऑप्शन है सी, 11 का सी ऑप्शन एप्पल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, क्वेश्चन 12 में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड कैन लीड टू, बहुत ज्यादा खाने से क्या होता है, इंसान मोटा हो जाता है। तो बहुत मोटापे को क्या कहते हैं हम, ओबेसिटी। द करेक्ट ऑप्शन है सी, 12 का करेक्ट ऑप्शन सी आएगा, ओबेसिटी। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, टू रिमेन हेल्दी विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको अगर सेहतमंद रहना है तो कौन सी चीज की जरूरत नहीं है। आपको एक आराम मतलब सही नींद लेने की जरूरत है, हेल्दी डाइट की जरूरत है, एनफ पानी, साफ मतलब खूब पानी पीना है, इरेगुलर ईटिंग हैबिट, तो किसकी जरूरत नहीं है, इरेगुलर ईटिंग हैबिट की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, इरेगुलर ईटिंग हैबिट, इरेगुलर ईटिंग हैबिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्किन इन्फेक्शन इज काज बाय, हम जानते हैं कि स्किन से होने वाली प्रॉब्लम किससे होती है, फंजाई से होती है, फंजाई से होती है। स्किन इन्फेक्शन किससे होता है, फंजाई से। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आएगा, बी, फंजाई, FUNGI। अब क्वेश्चन नंबर 15, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट आर फॉर्म ऑन आवर आई, हमारी आंखों में जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है बेटा, रेटिना पर बनती है। ओके, तो 15 का आंसर आएगा बी ऑप्शन, रेटिना। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन 16 में हमसे पूछा गया है सी और वालरस जो है कहां सर्वाइव करते हैं, ये ठंडे इलाके में रहने वाले जो है जानवर हैं। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, कोल्ड होते हैं, क्या आएगा, दोनों चीजें आती हैं, ताकतवर भी होते हैं और कोल्ड, ठंडे इलाके में रह सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। 16 का आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है द लॉन्ग बोन आर हॉलो हैव सॉफ्ट एंड फैटी सब्सटेंस इन देम, यानी वो लंबी हड्डी जो हॉलो होती है और उसके अंदर सॉफ्ट और फैटी सब्सटेंस भरा होता है वो क्या कहलाती है बेटा, बोन मैरो कहलाती है, बोन मैरो। ओके, इसको क्या कहते हैं हम, बोन मैरो। सो करेक्ट ऑप्शन इज 17 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है द लॉन्ग थ्रेड स्ट्रक्चर दैट कैरी मैसेज बिटवीन ब्रेन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी वो एक धागानुमा स्ट्रक्चर जो मैसेज को ब्रेन से के जरिए दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचाता है वो क्या कहलाता है, नर्व्स। ए आएगा, 18 का क्या आएगा आंसर, ए, नर्व्स। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया है, बेरी बेरी इज काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बेरी बेरी बीमारी जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से। तो 19 का ऑप्शन आएगा बी, विटामिन बी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड इनटू न्यू प्लांट, यानी पौधे का बीज के जरिए नए प्लांट बनना, ये क्या कहलाता है बेटा, जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, जर्मिनेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डिलेड क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड जो है देर से क्लोट होता है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, विटामिन के। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 21 का बी, विटामिन के। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैटी फूड कैन लीड टू, जो बहुत ज्यादा हम फैटी फूड खाते हैं तो उससे हमें क्या होता है, ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आएगा, सी, ओबेसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल ब्रीथिंग हार्ट बीट, यानी ब्रीथिंग और हार्ट बीट कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का, मेडुला। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 23 का बी, मेडुला। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, फॉरेस्ट आर हैव टू टेरेस्ट्रियल एनिमल, फॉरेस्ट के अंदर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तादाद कितने परसेंट है, 80%। 24 का ए, 80%। 25 में आपसे पूछा गया है अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो एंड जिंजर हैव ऑन देम, अंडरग्राउंड स्टेम जैसे पोटैटो और जिंजर्स की क्या होती है, आइज होती हैं, उसको क्या कहते हैं हम, आइज। तो 25 का सी, आइज। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। गोइटर इज काज्ड बाय, गोइटर जो होता है वो किसके जरिए होती है? आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 26 का ए आएगा आपका, आयोडीन। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या पूछा गया है बेटा? 27 का जो है, रिपेयर अवर बॉडी सेल, हमारे जो बॉडी सेल डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने का काम किसका है? प्रोटीन का। 27 का ए ऑप्शन, प्रोटीन। ओके। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया है कि द टू मेन कांस्टेंट ऑफ एयर, यानी हवा में पाई जाने वाली दो खास गैसेस कौन कौन सी हैं? एक तो नाइट्रोजन है जो 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन है 21% पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 28 का क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके। फिर 28 में ए हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ओके। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या पूछा गया है? द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, जो ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, या सिर्फ एक सैटेलाइट अर्थ का कौन सा है? मून, जिसको नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है, मून। तो करेक्ट ऑप्शन इज 29 का ए। अब नेक्स्ट 30 में हमसे क्या पूछा गया है? द साउंड कैन नॉट ट्रेवल ऑन द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, नहीं आवाज जो है मून के ऊपर क्यों सुनाई नहीं देती? वजह क्या है? वहां पर एयर मौजूद नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 30 का करेक्ट ऑप्शन सी, एयर। बेटा ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, 30 क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, इसके आंसर समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह ये पेपर जो है आपका अच्छा भी हुआ है। तो अब हमने सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। आप उम्मीद है कि आपका पेपर जो वो बहुत अच्छा गया होगा। आइए हम इस वीडियो में वो सवाल और जवाबात डिस्कस करने, यानी जो सवाल आपके पेपर में उर्दू सब्जेक्ट से मुताल्लिक थे उनको, उनके सब उन सवालात के जवाबात सही से मतलब डिस्कस करने, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो भी दूर हो जाए। तो जो ये सीरीज़ डी है आपके उर्दू सब्जेक्ट की, उसमें जो 31 यानी 31वां जो क्वेश्चन है और उर्दू सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन वो है सवाल आम का मुतज़ाद क्या होगा। तो 31 का जो आम का मुतज़ाद होगा, आम का मुतज़ाद जो ऑप्शन ए है अवाम है, बी है खवास है, सी आमिल, डी मामूल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, खास। खास आम जैसे आम लोग, और जो उनमें से जो उसका जो अपोजिट बिल्कुल होगा, जो मखसूस लोग होंगे, जो कुछ खास लोग होंगे, तो वही है जो कि एक तो आम हो गया, उसका दूसरा खास हो गया। और जो 32वां क्वेश्चन है सीरीज का और उर्दू सब्जेक्ट का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रामर, ग्रामर से मुतालिक, जो कवायद से मुतालिक, वो है कि ऐसे अल्फाज जिससे किसी इसम या ज़मीर की अच्छाई या बुराई जाहिर होती है क्या कहते हैं। यानी जैसे ऐसा लफ्ज़ है जिससे किसी की हम अच्छाई बयान करते हैं, जैसे किसी लड़के की काबिलियत बयान करें, किसी घर की खूबसूरती बयान कर रहे हैं, किसी गुलाब, किसी फूल की खूबसूरती बयान कर रहे हैं। तो इसका जो जवाब है वो है इसका जो जवाब है वो है इसमें सिफत बी, बी इसमें सिफत। इसका जो पहला जो इसका ऑप्शन ए है फेल लाजिम। फेल लाजिम तो है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले फेल लाजिम आपसे पूछा गया जो जो जुमला ऐसा जुमला जिसमें फेल फाइल मिलकर के पूरा माना बता दे उसे फेल लाजिम कहते हैं। और इसमें सिफत है जिसमें इसमें अच्छाई बुराई बयान की जा रही है। और सी इसमें ज़मीर, यानी इसमें की जगह पर बोलने वाला ये भी नहीं है। और डी फेल मुताद्दी, यानी ऐसा जुमला जिसमें फेल फाइल और मफूल की जरूरत पड़ती है उसको हम फेल मुताद्दी कहते हैं। तो इनमें से दो है, जिस चीज़ की अच्छाई बुराई बयान की जा रही है उसे हम इसमें सिफत कहते हैं। और सीरीज का 33वां क्वेश्चन और उर्दू सब्जेक्ट का तीसरा क्वेश्चन, इंसानी जिल्द की कितनी परतें होती हैं। ऑप्शन ए अंदरूनी, ऑप्शन बी बैरूनी, ऑप्शन सी अंदरूनी और बैरूनी, और दो अंदरूनी और बैरूनी, और ऑप्शन डी तीनों गलत है। यानी जो इसका जो ऑप्शन सी सही है, यानी दो जिल्दें होती हैं, जिल्द की दो, इंसान के जिल्द की दो परतें होती हैं, एक अंदरूनी अंदरूनी और बैरूनी। यानी इंसान की जिल्द की दो जिल्दें, एक तो अंदर जिसमें गदूद वगैरह मसामो होते हैं, और दूसरे है कि बैरूनी जो बाहरी से जिल्द दिखती है उसे हम बैरूनी जिल्द कहते हैं। जो अंदर जिसमें रगे होती है, इससे खून वगैरह गर्दिश करता है, उसको हम अंदरूनी जिल्द कहते हैं। और इसका जो सीरीज का 34वां क्वेश्चन है,
और इस उर्दू सब्जेक्ट का चौथा क्वेश्चन है, वो यह है कि आमिर के स्कूल में किस मौके पर पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार के मौजू पर ड्रामा स्टेज किया गया था। जो हमने पहली जंग आज़ादी के जो सिपह सालार है, इस सब्जेक्ट में हमने बताया था कि आमिर के जो स्कूल में, जो आमिर ने अपने स्कूल में जश्न आज़ादी के मौके पर जिस ड्रामे में हिस्सा लिया था, उस ड्रामे का उन्वान था जंग आज़ादी का पहला जंग आज़ादी का सिपह सालार, यानी पहली जंग आज़ादी का जो सिपह सालार है वो है वो उनके बारे में, यानी बहादुर शाह जफर के बारे में है। तो इनके ही यानी जो वो जिस मौके पे था वो जश्न आज़ादी के यौम जश्न आज़ादी जो है वो मनाया जा रहा था, उस मौके पर ये ड्रामा स्टेज किया गया था। तो ये इसका जो ऑप्शन ए सही है, यौम जश्न आज़ादी। यौम जश्न आज़ादी के मौके पर ये ड्रामा स्टेज किया गया था, जिसमें बहादुर शाह जफर की हालात ज़िंदगी को बयान किया गया है। और फिर दूसरे इस सीरीज का जो 35वां क्वेश्चन है और उर्दू सब्जेक्ट का 5वां क्वेश्चन है, वो है कि चौथी जमात में फैयाज को उर्दू मजमून में सबसे ज्यादा नंबर मिलने पर कौन सी किताब अता की गई, यानी कौन सी किताब दी गई फैयाज को। तो इसका ऑप्शन ए है उर्दू, बी हिंदी, सी लुगत और डी सी लुगत और डी हिंदी, अंग्रेजी, सॉरी अंग्रेजी, डी अंग्रेजी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी लुगत। जो लुगत जो किताब दी गई जिसमें आमिर के वालिद ने बताया था कि इसमें अल्फाज और मानी दिए हुए हैं, तो यही जो ऑप्शन सही है, यानी 35 का सी है, लुगत। और फिर जो उर्दू सब्जेक्ट का जो सीरीज का 36वां क्वेश्चन है और उर्दू सब्जेक्ट का छठा क्वेश्चन है, वो ये है कि बरअक्स के क्या माने हैं, यानी बरअक्स के माने क्या है। तो ऑप्शन जो ए है अक्कासी करना, बी तस्वीर बनाना, सी उल्टा और डी आईना। इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है, जिसके माने है अक्स, बरअक्स के माने है उल्टा। और इस सीरीज का जो 37वां क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का और उर्दू सब्जेक्ट का जो 7वां क्वेश्चन है, वो ये है कि सवाल दोबारा अमेरिका के जाने के बाद मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने वहां पर किस नाम से पेपर निकाला था। तो इससे पहले दो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा चुका है, तो एक का जवाब इनकलाब था, दूसरे का इस्लामिक फ्रेटर्निटी था, और तीसरा इसमें जो ऑप्शन है सी वो सही है, यानी सी गदर। गदर के नाम से अमेरिका में जाकर के वो उन्होंने अखबार भी निकाला और इसी नाम से पार्टी भी कायम की। और पेरिस में जब थे तो अल इनकलाब से नाम से उन्होंने अल इनकलाब के एडिटर बने थे, और जो जापान में थे तो इस्लामिक फ्रेटर्निटी के नाम से इन्होंने एक पेपर निकाला था। और फिर जब वो दोबारा अमेरिका में गए तो फिर इससे पहले भी अमेरिका गए थे, तो अमेरिका फिर उसके बाद फिर जब दोबारा अमेरिका गए तो गदर के नाम से इन्होंने पेपर निकाला था। और फिर जो सीरीज का 38वां क्वेश्चन है और सब उर्दू सब्जेक्ट का जो है वो 8वां क्वेश्चन है, वो ये है कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कब और कहाँ पैदा हुए, उनकी जो जाए पैदाइश है, किस जगह पैदा हुए और किस सन में पैदा हुए, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो उसका जो ऑप्शन ए है 25 दिसंबर 1880 को गाजीपुर में पैदा हुए, ऑप्शन बी है 25 दिसंबर 1980 को गाजीपुर में पैदा हुए, और ऑप्शन सी है 25 दिसंबर सॉरी ऑप्शन डी है तो 15 अगस्त 1936 को दिल्ली में पैदा हुए, और ऑप्शन डी तीनों का। तो इसका जो ऑप्शन ए सही है, यानी मुख्तार अहमद अंसारी 25 दिसंबर 1880 ईस्वी को गाजीपुर में पैदा हुए। गाजीपुर में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी पैदा हुए। इनकी भी जंग आज़ादी में काफ़ी कद्र उनकी खिदमत, काबिल कद्र खिदमत है इनको। क्या नाम है, फिर अब इसी खिदमत के एतराफ़ में जामिया मिलिया ये तहरीक तरक मवालात के भी तहरीक खिलाफत में भी आगे आगे रहे इन्होंने। और फिर ये अमीर जामिया फिर बनाए गए, और फिर उसके बाद अमीर जामिया बनाने के बाद फिर ये इनका जब इंतकाल हुआ, सेहत ख़राब हो गई, मतलब काफ़ी ज़ईफ़ हो गए, तो इंतकाल हुआ। तो वहीं पे जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में तदफीन भी हुई है। और फिर कह रहे हैं कि इन्हीं के नाम से एक हेल्थ सेंटर और एक
हेल्थ सेंटर और एक ऑडिटोरियम जामिया मिलिया में इसी इन्हीं के नाम पे रखा गया। गुड इवनिंग। आई थिंक आप लोगों का पेपर काफ़ी बेहतर हुआ होगा। जैसा कि आपने देखा कि पिछले सीरीज में हमने कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर किए थे, और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 6 एंट्रेंस सीरीज डी। आपकी डी सीरीज शुरू होती है। देखिए, डी सीरीज का जो पहला सवाल था वो ये था कि अ, खग किसका पर्यायवाची है। खग किसका पर्यायवाची है। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। को खग किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन में दिया था हाथी, मोर, पक्षी और बादल। तो खग आप लोगों को पता होगा, मोर का खग नहीं होता, मयूर होता है मोर का, ठीक है। और हाथी का हस्ती होता है, गज होता है, गजराज होता है। बादल का मेघ होता है, जलधर होता है। तो इस तरीके से अब आपके सामने जो बसता है वो है पक्षी। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का सी, पक्षी। सी होगा पक्षी, ठीक है। पक्षी सही इसका उत्तर होगा। एक पंक्ति है कि अरुणि मध्य देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। तो उसी में ये पंक्ति आती कि खग जिस ओर किए लेता जग का एक सहारा, अरुणि मध्य देश हमारा। इसमें भी खग शब्द आया है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सी रचना मुसद्दस ए हाली की तर्ज पर है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी रचना मुसद्दस ए हाली की रचना पर आधारित है, ठीक है। तो पहला इसमें आंसर दिया काव्यांजलि, दूसरा आनंद मठ, तीसरा गीतांजलि और चौथा है भारत भारती, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत भारती। देखिए, मुसद्दस ए हाली एक ऐसी पुस्तक थी जो बड़ी प्रभावशाली ढंग से लिखी गई, जिसमें उम्मते मुसलमान के विषय में बात की गई। और इसी से प्रभावित होकर भारत में मैथिली शरण गुप्त, इसका जो उत्तर है भारत भारती। इसके लेखक मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। तो इस रचना में भारतीय समाज जो अंग्रेजी हुकूमत में अपने आत्मविश्वास को खो चुका था, ऐसे भारतीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें आत्मविश्वास पैदा करने के उद्देश्य से मैथिली शरण गुप्त ने रचना लिखी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो है रोमन, दूसरा ऑप्शन है देवनागरी, और तीसरा ऑप्शन है गुरुमुखी, चौथा है फारसी। तो आपके ये ऑप्शन है। तो रोमन में नहीं हो सकती, क्योंकि पश्चिमी यानी कि यूरोपियन की जो भाषा है वो ज्यादातर रोमन में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी जाती है। देवनागरी में हिंदी लिखी जाती है। हिंदी संस्कृत कोंकणी, नेपाली, सिंधी, बहुत सारी भाषाएं हैं जो इसमें लिखी, प्राकृत, अपभ्रंश। और अब आपके सामने बसता है फारसी। फारसी में आपको पता होगा फारसी लिपि अलिफ बे जिसमें आते हैं। तो इसमें उर्दू भी लिखी जाती है, अरबी भी लिखी जाती है, और साथ साथ में कुछ और भाषाएं हैं, पश्तो भी लिखी जाती है दरअसल। तो आपके सामने सिर्फ ये एक ऑप्शन बचता है गुरुमुखी। तो गुरुमुखी याद रखिएगा, पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। इसके मैं ट्रिक बताता हूं। गुरुओं का संबंध रहा है पंजाब से, ठीक है। जैसे गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु आनंद। तो गुरुओं का संबंध पंजाब से रहा है, गुरु शब्द आया है, पंजाब से इनका संबंध रहा है गुरुओं का। तो यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो पंजाबी बोली जाती है, और इसकी जो लिपि है
वो गुरुमुखी कहलाती है। ठीक है, वो गुरुमुखी लिपि कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मूस किसका पर्यायवाची होता है? मूस, ये कह रहा है कि मूस किसका पर्यायवाची होता है? ऑप्शन में है घोड़ा, चूहा, हिरन, हाथी। तो घोड़ा नहीं होता, अश्व है, तुरंग, घोटक, सैंदप, ये घोड़े के पर्यायवाची है। हिरन का गजाल है, सारंग है, कृष्णसार है, ये हिरन का पर्यायवाची है। और हाथी का हस्ती, गजराज, ये है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मूस इनमें से किसी की नहीं, बल्कि अब जो आपके सामने बचता है डी, चूहा। चूहा का पर्यायवाची मूस, इसका सही उत्तर होगा चूहा। क्वेश्चन नंबर 43 कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, आपको मैंने बार बार बताया क्लास में कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही सॉरी, इसका सही जो उत्तर होगा वो है ए, 10 जनवरी। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, विश्व हिंदी दिवस में और राजभाषा दिवस में कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राजभाषा या हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही वर्तनी है? इनमें से सही वर्तनी ऑप्शन में ए आपका दिया हुआ है कवित्री, कब ये त्री, बी कवित्री, और सी है कवियत्री, और आपका डी है कविस्त्री, कवि स्त्री। देखिए, कवि स्त्री तो कुछ होता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। और कवियत्री ये भी नहीं रखी, ये भी गलत है, कवित्री कुछ होता ही नहीं है, तो सही आंसर होगा कवियत्री। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सवाल पूछा जाता है एंट्रेंस में कि इसमें सही स्पेलिंग क्या है, वर्तनी क्या है। तो वर्तनी की दृष्टि से कवियत्री, ये ए सही है क्वेश्चन नंबर 43 का। अब क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, रोटी किस प्रकार का शब्द है? रोटी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है विदेशज, बी देशज, सी तत्सम, डी तद्भव। देखिए, तद्भव नहीं है, न ही तत्सम है, क्योंकि रोटी मैंने आपको बताया था कि रोटी जो है वो भारतीय व्यंजन नहीं है, बल्कि वो विदेशों से आया था। लगभग 12वीं 11वीं शताब्दी के समानांतर रोटी भारत में प्रवेश करती। उससे पहले भारत में रोटियों का चलन नहीं था, बल्कि भारत में चावल खाए जाते थे या दूसरे व्यंजन खाए जाते थे। तो इसका अर्थ है कि ये विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशज। तो इसका सही उत्तर होगा विदेशज, सही उत्तर होगा विदेशज, उत्तर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विदेशज इसका सही अर्थ होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? देखिए, इसे पहचानने के लिए आप कर सकते हैं कि विद्या धन आलय, ऐसे आप लिख लें, इसे अलग कर लें, और ये आप देखिए विद्या धन आलय में ये और ये, तो इसमें बड़ा आता है प्लस बड़ा आता है। ये बड़ा और बड़ा आने का जो नियम है स्वर संधि का, स्वर संधि में भी ये दीर्घ का है नियम, बड़ा और बड़ा ये दीर्घ में आता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 का सी सही होगा, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा किया होगा अपने पेपर। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट लक अगेन। I hope your series C went well. If you have still any confusion, you can view the previous recording of that video. Now let's move forward with series D. So, 6th entrance English series D question paper. The first question is as follows. He sees.
Very simple. He sees. Okay. Now he sees. Convert this sentence into present perfect tense. First of all, you have to identify the current tense of the sentence. So sees is V1 form. Okay. Sees is the V1 form, that is C. So we know that if the sentence is using the V1 form of the verb, the sentence is present tense sentence. So the current tense of the sentence is simple present tense, or you can say present indefinite tense. Now the question says that convert this sentence into present perfect tense. So we know that to convert any sentence into present perfect tense, the verbs are has or have plus V3 means verb third form. So to convert any sentence into present perfect tense, we have to add has or have plus V3 or verb ka third form. So the V3 form of C is seen. And because the subject here is he, we won't apply have, we have to add has. So the sentence will be he has seen. So the correct option for question number 1 is option number B. He has seen. So this was question 1. Then let's move to question number 2. Now question number 2 is I dash lift this box. I dash lift this box. And the options are can, might, do or does. Now can, might, do and does, all of them, they are modal auxiliaries or helping verbs. So I dash lift this box. Now we know that does is never ever applied with I, so it is cut out. Okay, do is used to make emphatic sentences, but obviously this sentence is not emphasizing on something, so do is cut out. Then the next option was might. Now might is used when something is very necessary, something that you have to do. So obviously this is not something very necessary. The correct option will be can. And also you have learned in class that can is used with those situations in which we have to show ability or capability. That a person or anything can do a certain thing. So I can lift this box means the speaker I has the ability or the capability to lift that certain box. So the correct option for question number 2 is A. That is can. Moving to question 3. A politician dash think about citizens. Now, see, just what I was telling you. Keeps can क्या था कि it is used for expressing ability or capability. The options here are may, must, can or should. Now, may is used in probability, यानी 50-50% chance that okay, it can happen or it cannot happen. Can, as you have already seen, is used in capability or ability of someone to do certain thing. Then last is should. Now, so here you must confuse with a politician think about citizens, right? You might be confused with should or must, right? So if we look, should is also correct in this sentence that a politician should think about citizens. But I have already told you in class that the main difference between should and must is should is used in moral duties, those duties which you are not obliged to do. You can do that if you are a good person, but ऐसा नहीं है कि अगर आप वो काम नहीं करोगे तो आप पे फाइन लग जाएगा. जैसे कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. सो दिस इज अ मॉरल ड्यूटी. अगर आप एक अच्छे इंसान हो आप करोगे, बट ऐसा नहीं है कि वो करना फंडामेंटल है. बट अ पॉलिटिशियन थिंक अबाउट सिटीजन्स. नाउ दिस इज नॉट अ मॉरल ड्यूटी, दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. उसका जॉब ही वही है, उसको वहां पे लाया ही उसी वजह से गया है. मतलब इसके पास कोई ऐसा
ऑप्शन नहीं है कि अगर किया तब भी सही है, नहीं किया तब भी सही है. A politician have to think about his citizen. So because it is a fundamental duty, we would not apply should, we would apply must. A politician must think about his citizens. So the correct option for this question number 3 is B. That is must. Okay, next. Question number 4. It says she behaved foolishly. Foolishly is. Okay, foolishly. Foolishly is verb, noun, adverb, or pronoun. Right? Obviously, it cannot be noun. Noun is name of anything. This is not a name of anything. Pronoun are the words that are used in the place of noun. So if it is not a noun, it obviously cannot be a pronoun as well. What is left? Verb and adverb. So the sentence is that she behaved. Right? She behaved. So verb is something which is happening in a sentence. The action of the sentence is termed as verb. The action here is behaved. Right? What she is doing, what the subject is doing, she is behaving. So this is the verb. And those words which talk about the verb or adjectives, they are called as adverbs. So this foolishly, it is not talking about she. Foolishly is talking about behave. That how does the she behave? She behaved foolishly. Subject ने कैसा behave किया? Subject ने foolishly behave किया. So foolishly is not talking about the pronoun here. It is talking about the verb here. That is why foolishly is adverb. And you also know that one of the rule of making an adverb is to add ly. Not all adverbs have ly in the end, but most of them they have ly in the end. So for question number 4, the correct option will be C. Okay, next. Question number 5. The two brothers fight dash themselves. The options are between, among, both A and B, or none. So basically you have to choose between or among. Now there is a very simple rule on how you have to choose between or among. If the sentence is talking about two person, two places, two things, or anything but which is two in number, you will choose between. But if it is more than two, you will choose among. So the sentence says that the two brothers, because the sentence has two in it, that is there are two person, one brother, two brother, there are two person, so obviously the correct option will be between. If 4, then it would be among. So if the number is 2, then between. If the number is more than 2, among. So the correct option for question number 5 is the two brothers fight between themselves. The two brothers fight between themselves. So option number A. Okay. Next. Question number 6. Question number 6 is the cat jumped dash the table on, upon, in, or into. Okay. So first of all, let's look at the option on, upon, in, into. Upon is the second name of onto. Onto लिखूं या upon लिखूं एक ही बात है. ठीक. So सबसे पहले तो सेंटेंस कह रहा है कि कैट जो है वो टेबल पर जंप किया. कैट टेबल के अंदर तो जंप नहीं कर सकती है, टेबल के अंदर तो घुस नहीं सकती है. जंप अगर वो करेगी तो टेबल के ऊपर ही करेगी. सो इन और ये तो ऐसे ही कट गया. राइट. व्हाट इज लेफ्ट? ऑन और अपॉन. नाउ
I have already told you in the class that the main difference between on and onto or in or into is that on is used when something is in rest, but onto or upon is used when something is in motion. Means the cat was sitting on the floor, then the body jumped onto the table. The body jumped upon the table. There is a motion that is started in the body of the cat, right? पहले वो क्या कहते हैं फ्लोर, ये अगर ये फ्लोर है ये टेबल है तो फर्स्ट द कैट इज सिटिंग हियर, देन द बॉडी ऑफ द कैट इट केम इनटू मोशन एंड देन इट जम्प्ड ऑनटू द टेबल. सो व्हेन a motion when the movement occurred because of the motion of the subject, then we used upon or onto. We do not use on. But अगर sentence ये होता that the cat is sitting dash the table, अब the cat is not present on the floor anymore. It is sitting dash the table. Now it is the body is in rest. It is not moving. Then आप लगाते हैं on. But because question क्या है, the cat jumped, यानी the cat was on the floor, then the body came into motion and then it jumped. So the correct option will be upon. So the cat jumped upon the table. The cat jumped upon the table. For question number 6, the correct option will be B. The cat jumped upon the table. That is the cloth. Okay. Question number 7. A dash of stars. Okay. This is a question of collective noun. So the correct option is galaxy. A galaxy of stars. Constellation is the shape made by the stars. It is not a group of stars. A group of stars is called a galaxy. Then bunch is used for flowers, and solar is a term used for solar system. That is, it comprises of planets, the moon and sun, the everything. But the group of stars is called galaxy. The correct option would be option number A, galaxy. Then question number 8, tick the correct spelling of receive. So the correct spelling of receive is R-E-C-E-I-V-E, receive. The correct spelling is receive. So for question number 8, the correct option is option number C. Then the last question, antonym of arrival. Now arrival is आना, ठीक है, to reach to somewhere, to reach to a certain place. The train is arriving on the platform. You must have heard it, right? So and अगर कोई चीज कहीं आ रही है, that is arrival. तो कोई चीज कहीं जा रही है तो उसका वो antonym हो जाएगा. The antonym of arrival is departure. It is departure. So for question number 9, the correct option is option C. That is departure. The train is departing from the station, right? So that is departure. So this complete your 6th class test series D, all questions. ओके बेटा, आज जो है हम टेस्ट पेपर सीरीज 4 जो है डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डी सीरीज डिस्कस करेंगे मैथ की 6 सेंटेंस पेपर. और उम्मीद ये है कि ये पेपर आपका अच्छा हुआ होगा. स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे. देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें 1 करोड़ इज इक्वल टू लैख, यानी 1 करोड़ में आपसे पूछा गया है कि कितने लैख होते हैं. तो वी नो 1 करोड़ में कितने लैख होते हैं बेटा, 100 लैख होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 100 लैख. ओके, 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लैख, LAKHS. नेक्स्ट क्वेश्चन 57 बेटा. 57 में 1 लाख इज इक्वल टू 1000. 1 लाख में 1000 कितने होंगे बेटा, 100,000 होंगे वी नो. तो 1 लाख में 1000 कितने होंगे बेटा, 100,000. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, 100. 58 में आपसे पूछा गया है राउंड ऑफ 2538 टू नियरेस्ट 100. जब हम 2 यानी 2538 को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करेंगे तो बेटा ये होगा 2500 के बराबर. ओके, बिकॉज इट इज लेस देन 5. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. करेक्ट ऑप्शन बी होगा 2500. ओके. 59 में हमसे क्या पूछा गया है कि वी कैन राइट 5000 इन रोमन न्यूमरल. तो 5000 को हमें रोमन न्यूमरल में लिखना है. तो हम जानते हैं ये 5 के बराबर हो गया, इस पर बार लगा देंगे तो 1000 इसमें जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये कितना हो गया, 5000 के बराबर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. 60
60 में हमसे पूछा गया है 1027 इज रिटन 1027 इज रिटन इन रोमन न्यूमरल। तो हम जानते हैं 1000 के लिए बेटा क्या आता है, m आता है, ओके। फिर x ये कितना हो गया 1027 है, तो ये 20 हो गया और फिर 7 और लिख देंगे तो 1027 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके। 61 में बेटा हमसे क्या पूछा गया है, इन अ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर हम जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर क्या है, सब्ट्राहैंड, सब्ट्राहैंड कहते हैं उसको। 61 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, 61 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सब्ट्राहैंड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे पूछा गया है बेटा, 62 में हमसे क्या पूछा गया है कि 4298 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 4298 को डिवाइड करेंगे 0 से तो बेटा ये क्या होगा, ये किसके बराबर होगा बेटा, हमारा अनडिफाइंड, ये डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो इट इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज 62 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, 62 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। 63 में आपसे क्या पूछा गया है, द मल्टीपल ऑफ एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर के मल्टीपल क्या है, वो इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी 63 का करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके। नाउ 64 में आपसे क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1 to 8, यानी एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सॉरी 32 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 32 से डिवाइड कर देंगे, ओके। नाउ वी डिवाइड बाय 32 से डिवाइड करते हैं तो 1280 डिवाइड 32, तो हम ये आ गया आपका 6 आ गया, 16 आ गया, तो ये कितने के बराबर आया, 640 को बेटा जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 40 के बराबर, तो 40 हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें किसमें है, ए में, 64 का ए आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे क्या पूछा गया है बेटा, 65 में पूछा गया है एलसीएम दो को प्राइम नंबर का 72 है, वन नंबर 8 है, तो अदर नंबर निकालने के लिए क्या है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, अदर नंबर हमारा कैसे आएगा बेटा, अदर नंबर इज इक्वल टू 72 डिवाइड 8, तो कितने के बराबर हुआ, 9 के बराबर, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 65 का सी। नाउ 66 में हमसे क्या पूछा गया है बेटा, 66 में आपसे पूछा गया है कि मिसिंग वैल्यू बतानी है, जैसे 5/6 here 24 है, अब हम देखेंगे 6 4 24, 5 4 20, तो मिसिंग वैल्यू क्या हुई 20, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 66 में ए हो गया। 67 में हमसे पूछा गया है सॉल्व 4/5 माइनस 2/3, सॉल्व कर लेते हैं 4/5 माइनस 2/3, एलसीएम लेंगे 15, 5 से डिवाइड करेंगे 3, 4 into 3, ओके, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 2 into 5, तो ये हो गया 12 माइनस 10/15, दिस मीन्स 2/15। अब हम देखें 2/15 बेटा किसमें करेक्ट आंसर है, 2/15, 2/15 इज ए, 67 का क्या होगा ए, ओके। नाउ 68 हम करेंगे, 68 में क्या पूछा गया हमसे, 4 2/10 किसके बराबर होगा, देखिए 4 2/10 मीन्स 4 आ गया यहाँ पर, प्लस कर देंगे 0.2, तो कितने के बराबर हुआ बेटा 4.2 के, तो 68 का करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ए, ओके। अब 69 में हमसे क्या पूछा गया है कि कन्वर्ट 4/5 इनटू परसेंटेज, तो 4/5 को परसेंटेज मींस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 80, तो कितने परसेंट के बराबर आ गया बेटा 80% के बराबर, 4/5 परसेंटेज में कितने के बराबर आया 80%, तो 69 का ऑप्शन ए हो गया। नाउ करेक्ट 70 ऑप्शन पर आते हैं, 70 क्वेश्चन पर, फाइंड 60% ऑफ 180 डेज, 60% हमें किसका निकालना है 180 डेज का, ओके, 60% ऑफ 180 डेज। देखिए अब हम इसको इससे काटेंगे, ये इससे कट जाएगा, तो ये कितने के बराबर आएगा 6 8 48 का 8, 6 और 4 10, 108 डेज के बराबर आएगा, तो 108 डेज किसमें ऑप्शन है ए में, 70 का ए हो गया। अब नाउ वी कम टू 71 क्वेश्चन पर आते हैं हम, 71 क्वेश्चन पर आते हैं अब इसके बाद, ओके, वी कम टू क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, 71 क्वेश्चन में बेटा हमसे पूछा गया है कि 80% ऑफ 20, 80% आपको 20 का निकालना है, 71 80% ऑफ 20, ओके, तो 80/100 इंटू 20, ओके, 25 is 100, अब 80 को आप जब आप 5 से डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना आएगा 16,
तो अब हमें पता है इसमें 16 करेक्ट ऑप्शन, 71 का 60 जो वो 16 है करेक्ट ऑप्शन है ए। अब 72 में बेटा हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट नंबर इज 20% मोर देन 100। अब 20% 100 का 20% कितना होगा 20 हो गया। अब इसमें हम 100 जोड़ दें तो बेटा कितने के बराबर आएगा 120 के बराबर। तो 120 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए। 73 में हमसे क्या पूछा गया है बेटा, अ डायमीटर डिवाइड द सर्किल इनटू टू हाफ्स। देखिए ये सर्किल है, ये दो पार्ट में डिवाइड करता है बेटा इक्वल पार्ट में, तो इसको ये सेमी सर्किल कहलाता है, ये सेमी सर्किल, तो इसको क्या कहते हैं टू हाफ्स। तो 73 का ऑप्शन होगा आपका 73 का ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है ओके, टू हाफ्स में डिवाइड करता है, टू हाफ्स में डिवाइड करेगा। 74 में आपसे क्या पूछा गया है, 5 साइडेड पॉलीगन, 5 साइड वाला पॉलीगन क्या कहलाता है बेटा पेंटागन। तो 74 का बी पेंटागन आ जाएगा। अब 75 में आपसे क्या पूछा गया है, 75 में पूछा गया है 75 में 1 मीटर स्क्वायर कितने के बराबर होगा, यानी कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये बेटा होगा 100 इंटू 100 के, मीन्स 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। द करेक्ट ऑप्शन इज विच करेक्ट ऑप्शन, यू नो बी करेक्ट ऑप्शन। ओके 75 का क्या होगा बी आंसर आ जाएगा। नाउ 76 में बेटा आपसे क्या पूछा गया है, 76 में हाउ मेनी क्यूबॉइडल शेप ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी प्लेस इनटू दिस। कितना हो गया 12 इंटू 7 इंटू 2, ओके डिवाइड बाई 8। तो ये आ गया आपका 2 4 द 8 4 3 द 12, तो कितना आ गया 21 इज द आंसर। और 21 चौक आएगा इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके 77 में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ 62 69 76 68 82 66 67। अब इन सब नंबरों को हम क्या है प्लस करेंगे पहले और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। ओके तो 7 से डिवाइड करने पर हमें 77 का ऑप्शन मिलेगा, 70 आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए 70। 78 में आपसे क्या पूछा गया है, द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 14। 9 नंबर का एवरेज 14 है, 12 उससे एक्सक्लूड किया गया है, 12 उससे हटाया गया, मींस 9 इंटू 14 माइनस 12 अपॉन 8। तो ये कितना हो गया 1 9 4 36 126 माइनस 12 अपॉन 8। तो ये बेटा कितना हुआ 4 114 हो गया, 8 से डिवाइड कर देते हैं हम, 8 1 द 8, तो ये हो गया आपका कितने के बराबर आएगा बेटा, ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 14.25 के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 78 का क्या हो गया ए। कन्वर्ट 3 आवर फॉर 24 मिनट इनटू सेकंड। अब 79 में हमें क्या है 3 आवर और 24 मिनट के सेकंड बनाने हैं। तो पहले हम 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है क्या बनेंगे मिनट, फिर 60 से कर देंगे सेकंड बन जाएंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे 24 इंटू 60। जब हम इन सबको इंटू करेंगे तो ये आएगा हमारा 12240 के बराबर। कितने के बराबर आएगा 12240 सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब 80 में हमसे क्या पूछा गया है, अ पीरियड ऑफ वीक इज कॉल्ड फोर्टनाइट, यानी कितने हफ्ते का पीरियड होता है जो फोर्टनाइट कहलाता है। 2 हफ्ते के पीरियड को क्या कहते हैं फोर्टनाइट कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन 2। 81 में हमसे क्या पूछा गया है बेटा, 81 में ओके 81 में देयर आर मिनट इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने मिनट होंगे। तो हमें पता ही है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 होते हैं, फिर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम 60 से इंटू कर देंगे। तो ये आएगा हमारा आपका 81 का ए ऑप्शन 10080 क्या होंगे मिनट्स होंगे वीक में। अब 82 में हमसे क्या पूछा गया है, 82 में बेटा हमसे पूछा गया है कि एसपी किसके बराबर होगा, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो ओके 82 का क्या आएगा ऑप्शन ए। 83 में आपसे क्या पूछा गया है, सीपी अगर 500 रुपए है, सीपी कितना है 500 रुपए, ₹500, ठीक है, और एसपी कितना है इसका ₹60 है। अब आप बताइए कि इसमें जो है हमसे पूछा गया है लॉस, सॉरी लॉस जो है इसका लॉस जो है 60 रुपए का हुआ, इसको 60 रुपए का लॉस हुआ। अब आपसे पूछ रहा है इसके अंदर एसपी क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 500 का खरीदा 60 रुपए का लॉस हो गया, तो 500 माइनस 60 कितना आया है बेटा 440 इज द करेक्ट आंसर। 440 किसमें बी ऑप्शन में, 83 का बी ऑप्शन।
ओके। फिर 84 में आपसे पूछा गया है कि 1, 4, 9 और 16 क्या है? ये बेटा हम जानते हैं ये सब क्या है? ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं, ठीक है। 1, 4, 9 और 16 अच्छा पूछा गया है। 1, 4, 9 और 16 क्या है बेटा? ये स्क्वायर नंबर है, सॉरी ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, क्या है ये? स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो क्वेश्चन नंबर हम किस पर चल रहे थे? क्वेश्चन नंबर 83 पर चल रहे थे। अब 84 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1, 4, 9 और 16 क्या है? तो ये स्क्वायर नंबर है, ठीक है। क्या है ये? स्क्वायर नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ये स्क्वायर नंबर से, ठीक है। अब 85 में आपसे क्या पूछा है? कंप्लीट पैटर्न 10, 15, 20, 25, तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 30 हो जाएगा। हम अच्छे से जानते हैं 5-5 का फर्क है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो भी अब हम समझते हैं बेटा कि आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने इस सीरीज के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ओके, हैव अ नाइस डे।